हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा माहेश्वरी एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम कॉन्सेप्ट में, जहां हम सीख रहे हैं केमिस्ट्री के हार्ड से हार्ड टॉपिक को बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में। जी हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लास 11th और 12th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ये समझो बच्चों कि इसको पढ़ने का पर्पस क्या है, क्यों समझना है हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। जैसे आप लोग रोड पे जाते हो तो वहां हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। लाइक अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो आप हेलमेट लगाएंगे, अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएंगे। उसी तरीके से केमिस्ट्री में हर केमिकल रिएक्शन को कुछ लॉज, नियम कायदे फॉलो करने होते हैं, और उसी को हम समझेंगे इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये लॉज केमिकल रिएक्शन फॉलो करेगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, वहां उनकी स्टडी की जाती है, जबकि केमिकल रिएक्शंस में हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। लाइक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है एटम्स के बीच में, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, तो वहां केमिकल रिएक्शंस में इन लॉ को फॉलो किया जाता है। मैम क्या सारी केमिकल रिएक्शंस ये लॉ फॉलो करती है या वहां पर भी कुछ कंडीशंस हैं? तो इसे हम समझेंगे जब हम इन लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर टोटल 5 लॉज हैं जिन्हें हमें समझना है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं, और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। बेटा ये दोनों वही लॉ हैं जो आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। बिल्कुल सिंपल से लॉ है, एक बार पढ़ने ही समझ में आ जाएगा आपको। अब जो नया लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये न्यू लॉ है बट इजी है, ट्रस्ट मी, आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा अगर आप यहां से समझेंगे तो। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ तो कई बुक्स में दिया ही नहीं गया है, कई स्टूडेंट्स इस लॉ को छोड़ जाते हैं क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो बच्चे क्या करते हैं, 4 ही लॉ पढ़ के जाते हैं और इस लॉ को छोड़ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, यहां पर हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे के अंदर। और लास्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉ किस पे फॉलो होगा, गैसेस के ऊपर। जो हमारे गैसेस रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर इस लॉ की बात की जाती है। तो ये जो टोटल 5 लॉज हैं इन्हें 1 बाय 1 करके हम समझेंगे और विथ एग्जांपल समझेंगे, और इतने आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे कि आपको कुछ भी ना तो छोड़ना पड़ेगा और ना ही कहीं पे रटना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूं फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसे मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ये लॉ किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था, और ये टेस्ट किया गया था लैंडोल्ट के द्वारा। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉ किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेम साइंटिस्ट का आपको याद रखना है, ध्यान रखिए, लेवोजियर ने दिया था ये लॉ। ठीक है, अब ये लॉ कहता क्या है इसे समझिए। देखो जैसे गीता में कहा गया है कि क्या लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। जैसे हम कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री में चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जितना मास रिएक्टेंट का आप लेकर आए थे उतना ही मास प्रोडक्ट का लेकर जाओगे। यानी जितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है बाय वेट, उसका जो मास है उतना ही आपको प्रोडक्ट का मास मिलने वाला है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट यहाँ पर कंज्यूम होना चाहिए, है ना। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो इसे और समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखो क्या कहता है, स्टेटमेंट समझते हैं पहले इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अंडरलाइन क्या करना है, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग करना आप 9th-10th में सीख के आए हो, बिल्कुल वही है। पहले रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, उसके बाद चेक करना है कि ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिजिकल रिएक्शन, मतलब ये केमिकल रिएक्शन के साथ साथ फिजिकल रिएक्शंस पर भी अप्लाई होता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन पर अप्लाई नहीं होता। देखो, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां तो मास का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि यहां पर मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मास को हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या होगा, आप रिएक्टेंट लाएं, रिएक्टेंट है वो एक फॉर्म में है, जैसे ही रिएक्शन होगी जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, वो फॉर्म दूसरी होगी उसकी। लेकिन मास जो है, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलने वाला है, बस क्या हुई है, फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यही कहलाता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जो मास है वो कंजर्व है, यानी जो मैटर है आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। मास का लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, if the reactants are completely converted into product, then the sum of the mass of reactant is equal to the sum of the mass of the product. इसे कैसे कह सकते हैं हम कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। आप समेशन लगा के भी इसे समझ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं। अच्छा, अगर मैम रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम ना हो तो, बिकॉज केमिस्ट्री में तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो 100% कंप्लीट नहीं होती है, या कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हमें, तो ध्यान रखिएगा, तब ये लॉ क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। कि जो आपका रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं किया है उसको भी ऐड कर दो मास ऑफ प्रोडक्ट में, वो इक्वल किसके होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। मान लीजिए मैंने 50 ग्राम रिएक्टेंट है उससे रिएक्शन स्टार्ट करवाई, मुझे 25 ग्राम तो मिला प्रोडक्ट, और साथ में 25 ग्राम मेरा क्या रह गया, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रह गया। तो अब ये जो दोनों है, प्रोडक्ट और अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का मास, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 ग्राम, दैट वाज मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये भी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, यहां पर भी ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। एक और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और इन दोनों से रिएक्शन करवा के मुझे प्रोडक्ट मिला HCl। अब इसे समझिए, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास में, 2 एटम है, राइट। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, अगर मैं बात करूं 2 ग्राम में बोल सकती हूँ, इन ग्राम में अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ आप यूनिफाइड मास भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये यूनिफाइड लोगे तो आपका प्रोडक्ट में भी यूनिफाइड मास आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, मास कंजर्व रहेगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के लिए ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम है, 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 2 ग्राम हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 ग्राम। अगर मैं बात करूं क्लोरीन के 2 एटम है तो ये कितना हो जाएगा, 71 ग्राम। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 73 ग्राम है, राइट। अब जब रिएक्शन हुई तो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो 1, और क्लोरीन का कितना है 35.5 एक HCl के अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 36.5, और क्योंकि 2 मोल HCl के फॉर्म हो रहे हैं तो ये हमारे पास में टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, और ये इक्वल टू किसके आ रहा है 73 ग्राम के। तो देखो रिएक्टेंट का मास था 73 ग्राम और प्रोडक्ट का मास भी कितना है 73 ग्राम। तो मास ना तो डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही उससे ज्यादा बना, क्रिएट भी नहीं हुआ। लेकिन एक फॉर्म जो हाइड्रोजन और क्लोरीन थे उस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, HCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बिल्कुल आसान सा लॉ है, इजी सा लॉ है, कुछ ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है, केवल एक सेंटेंस आपको ध्यान रखना है गीता का, तो हमेशा ये लॉ आपको ध्यान रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लॉ।
बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो हमारा सेकंड लॉ है। एक एक करके सारे लॉ हम समझते चलेंगे, विथ एग्जांपल समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।